जाति जनगणना का प्रश्न है, ये तय करेगा कि अगले 50 साल में भारत के ओबीसी का क्या होने वाला है। और इसी पर हम लोगों का चूंकि फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, पूरा भविष्य निर्भर कर रहा है। और देखिए, ओबीसी जो है वो कोई साधारण वर्ग नहीं है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जो हु और शुद्धराज में बता रहे हैं कि जो ओबीसीज हैं वो इस देश के शासक रहे हैं। ये प्रभावशाली जातियां रही हैं जो ब्राह्मणों के साथ संघर्ष की वजह से इनको नीचे डाला गया है। तो वो हम पुरानी पोजीशन फिर से क्लेम करना चाहते हैं। ये दरअसल एक तरह से राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है, नेशन बिल्डिंग का कार्यक्रम है। और कोई भी अगर जाति जनगणना का विरोध कर रहा है तो बिल्कुल ठोक के कहिए कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। जाति जनगणना का विरोधी राष्ट्र विरोधी है और उनके साथ राष्ट्र विरोधियों की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी का विकास का अगर कोई विरोधी है तो उसको लोग साफ तौर पर राष्ट्र विरोधी कर सकते हैं। भारत के आधी आबादी के विकास के बगैर इस देश में विकास का कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। और अगर आपकी आधी आबादी को शिक्षा नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, या नहीं मिल रही है, आप देखिए जहां पर उन इंस्टीट्यूशंस की बात कीजिए जहां आरक्षण लागू नहीं है, वहां क्या स्थिति है। भाई देखिए, न्यायपालिका ओबीसी का इस समय कितना जज है? सुप्रीम कोर्ट में एक जज है, आप सब लोग जानते हैं। आप देखिए इस समय जिन इंस्टीट्यूशंस में लागू नहीं है, वाइस चांसलर्स, भारत में इस समय 48 वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हैं, ओबीसी का सिर्फ 2 वाइस चांसलर है। ओबीसी के आपको यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, बीएचयू में इस समय ओबीसी का कितना प्रोफेसर है? 2 प्रोफेसर। तो ये स्थिति है भारत की। जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन संस्थाओं में, जिन पदों पर आरक्षण नहीं है, वहां ओबीसी मिसिंग है। उसके बगैर इस देश का कोई विकास हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को इस समय बहुत जरूरी है कि ये क्लेम करें कि ये देश जो है ये ओबीसी का है, ओबीसी का भी है, ओबीसी का ही है, और इसको उसका वाजिब हक चाहिए। कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं, कोई अतिरिक्त दावा नहीं। जितनी हमारी संख्या है उतना हमको दे दो, हमको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उतना तो हम लेंगे ही। ये अगर क्लेम हमारा है तो हमें देर सवेरे मिल जाएगा। ये भी नहीं है कि कोई नहीं देगा, किसी की हिम्मत नहीं है। भारत में ओबीसी के बगैर अब कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। भारत में ओबीसी के बगैर अब कोई राजनीति संभव नहीं है। ओबीसी अब पहली बार भारत में सेंट्रल स्टेज पे आ चुका है। रंगमंच अभी तक जो सजता था, पहले आप नेहरू कैबिनेट देखिए, नेहरू कैबिनेट में ओबीसी कितने थे? आपको एक देशमुख साहब, मेरे ख्याल से 1 ओबीसी। आज की तारीख में ऐसी कैबिनेट नहीं बन सकती है, संभव नहीं है। लगभग सारे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण थे। आज बन सकता है? आज संभव है क्या? पूरे देश में शायद 1 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है। तो समय बदल गया है, ये बदलता हुआ वक्त है। इसको हम लोग ग्रैब नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं और उसके हिसाब से अगर अपने क्लेम्स नहीं बना सकते हैं, अपने दावे नहीं बना सकते हैं। आपको इस दिल्ली में यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, समझिए वो पॉलिटिक्स कहाँ गई? यादव चीफ मिनिस्टर, ब्रह्मदेव यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। जाट चीफ मिनिस्टर बनता था, गुज्जर यहाँ की सबसे प्रभावशाली जाति थी। ये कहाँ गया? ये पॉलिटिक्स गायब हो गई है, जबकि संख्या तो वही है, वो लोग आज भी उतने ही हैं। ये सारी पॉलिटिक्स इस समय जो कुछ जगहों पर जिस तरह से चल रही है, तो ये क्लेम नहीं करेंगे, अगर ये इस जातियों के नेता अगर दावा भी नहीं करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर एक 1931 की जनगणना के हिसाब से 11 से 12% यादव आबादी है यहाँ की, यादव एक मंत्री नहीं है। बताइए ना, क्लेम क्या क्या स्थिति है? मतलब ये पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र है? कहाँ क्लेम, कहाँ दावा, कहाँ है? तो असल में लोग दावा करना ही भूल गए। जाटों ने दावा करना ये छोड़ दिया है कि हमारे ही मंत्री होने चाहिए, हमारे ही बड़े पदों पर लोग होने चाहिए। जाट अफसर ढूंढ लीजिए, यहाँ पर बगल में सारे मंत्रालय है ना, आप एक जाट अफसर का साइन बोर्ड ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। गुज्जर अफसर तो आपको एक नहीं मिलेगा। क्या स्थिति है? तो ये इस स्थिति में भारत है आज की तारीख में, जहां पर भी जिन पोजीशंस पर ओबीसी आरक्षण नहीं है वहां ओबीसी गायब है। हमको अब इस समय बहुत बड़ी बड़ी बात करने की जगह सीधी छोटी बात करनी चाहिए। जितना ओबीसी है उतना हमें दे दो, हम चुपचाप अपनी हिस्सा ले लेंगे, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हम आपके हिस्से में नहीं लेना चाहते हैं। भाई 3% ब्राह्मण है ना, 3% पोस्ट ले लो आप, कोई शिकायत नहीं। आपको हम आपके स्पेस में नहीं घुसना चाहते हैं, आपके पैर पे पैर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हमको खड़ा नहीं होने दोगे। एक बस है, उसमें सीट है मान लीजिए कि 300 आदमी घुसा दिए, और हर तीसरे चौथे महीने में 1-2 ओबीसी जातियां और जोड़ देते हैं। मतलब किसी तरह एक सीट पे 2-2 3-3 आदमी और घुसा हुआ है। उसमें से कुछ राज्य वहां पर सिर्फ 14% जो है। इतनी कंजेस्टेड बस में कैसे सवार होंगे भाई? दम घुट रहा है।
ओबीसी का दरअसल इस देश में दम घुट रहा है, पोजीशंस नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्लेम, सिर्फ आखिरी 1 मिनट, जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो पिछली जाति की जनगणना 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके हुई, जिसके आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं, ये नहीं करने वाले अपराधी हैं। प्रणब मुखर्जी इस देश के ओबीसी के क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। उन्होंने जाति जनगणना इस देश में नहीं होने दी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के चेयरपर्सन वो थे। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा अपराध है इसमें। भाई जाति जनगणना हो रही थी 10 साल पे, आपको सिर्फ एक कास्ट का कॉलम इसमें ऐड करना था, एक जो 41 कॉलम तो 42वां कॉलम जाति लिख देते, अपनी अपनी जात लोग बता देते, बाद में देख लेते कौन सी जात कहाँ है। इतना काम करना था। क्या क्या उन्होंने जो बताया अभी छगन भुजबल साहब ने बहुत डिटेल में, उसको मैं 30 सेकंड में बता रहा हूँ। सीधा इन्होंने कहा कि अलग से करा लेते हैं। क्यों अलग से करा लेंगे? एक हर आदमी के घर पर आदमी जा रहा है, आप एक कॉलम में जाति नहीं ऐड कर सकते हो। उसकी जगह आपने 4,893 करोड़ रुपए का एक बजट बना दिया कि आप जाति जनगणना अलग से कराएंगे। और वो जनगणना कैसे होगी? सेंसस एक्ट के बाहर से होगी। उसको गलत बताने को कोई अपराध नहीं। इस तरह की एक जाति जनगणना प्रणब मुखर्जी ने इस देश पे कराई। चिदम्बरम साहब थे उस समय होम मिनिस्टर। इन लोगों का अपराध भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए। हालांकि जो अपोजिशन है उस पर कोई ज्यादा हमला करने का मतलब नहीं है। क्लेम तो आज जो होगा मोदी जी से ही होगा, लेकिन जो इतिहास कभी लिखा जाएगा तो ये सब दर्ज होना चाहिए। इन लोगों ने देश का 5,000 करोड़ रुपए खराब किया और जनगणना की रिपोर्ट नहीं दी, जिसकी वजह से आज की तारीख में महाराष्ट्र का आरक्षण फंस गया है, उड़ीसा का आरक्षण फंसा हुआ है, तो कई राज्यों में तो ओबीसी आरक्षण इसमें बुरी तरह फंस गया है। तो ये जाति जनगणना इस बार हमको करानी है। एक नारा सिर्फ अपने घर में एक छोटा छोटा स्टिकर लगा दीजिए, अगर जाति का कॉलम नहीं है हम जनगणना में शामिल नहीं होंगे, आइए चाय पीजिए, हम अपना आंकड़ा नहीं देंगे। चलिए चाय भी नहीं पिलाएंगे, मोहल्ले के बाहर से ही विदा कर देंगे। भैया आए हो, बहुत अच्छी बात है, नमस्ते। आपको अगर जाति का कॉलम नहीं है तो जनगणना नहीं हो सकती है। ओबीसी खड़ा हो जाएगा, किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि ओबीसी के इलाके में कोई घुस जाए। कानून के तहत होगा, कोई संविधान के तहत। सिर्फ हम अपने घर नहीं घुसने दे रहे, आप हमारे घर कैसे आएंगे? हमारे हक की बात नहीं करोगे, आप हमें गिनोगे नहीं। कुत्ता गिन रहे हो, बैल गिन रहे हो, ऊंट कितना पूछ लीजिए भारत सरकार से। अभी वेबसाइट पे ढूंढ लीजिए कोई गूगल पे, ऊंट कितने पता है, सुअर कितने पता है, आप गिन लीजिए। फिर और लाइव स्टॉक सेंसस भारत की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, सुअर कितने हैं, सुअर कितने गिन रहे हो। तो शर्म की बात है, आप हमें नहीं गिन रहे हो। ये चल रहा है इस देश में ओबीसी के साथ, जो कि शासक था। बाबा साहब ने सुअर सुधराज में लिखा है कि ये प्रभावशाली जातियां थी, मेहनत करती थी, इनका एक समय कंट्रोल था। मतलब मौर्य से लेकर नंद वंश था, मतलब इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समय ओबीसी का शासन था। उस ओबीसी को आप गिनने को तक तैयार नहीं, इसकी वजह से उसका अधिकार नहीं मिलेगा, और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो सीधी बात है, जाति नहीं तो जनगणना नहीं। ये अगर एक नारा, सिंपल सा छोटा सा एक नारा अगर हम लोग क्लेम कर लें, दावा बना लें और इसको ले जाएं ओबीसी महासभा, जिससे सहमत भी मेरे ख्याल से, तो हम लोग काम हो जाएगा। इसी बात